नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है तड़पती आत्मा का कहर। दोस्तों, इस दुनिया में बदले की भावना सबसे अधिक भयानक मानी जाती है। कई बार प्रेत आत्मा बदले की भावना से सालों तक इसी संसार में भटकती रहती हैं, जब तक कि कोई उन्हें मुक्ति ना दे दे। ये कहानी ऐसी एक भटकती आत्मा की है जो बदले की आग में 10 सालों से जल रही है। बदले की आग में इसने न जाने कितने इंसानों को अपना शिकार बनाया है। अब यह प्रेत आत्मा किसकी है और यह अपना बदला क्यों और किस तरह से पूरा करेगी। दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। दोस्तों, मैं हूँ संदीप। कुछ सालों पहले हमारी कंपनी ने मुझे एक नए क्लाइंट के साथ डील करने के लिए मनाली भेजा था। उस समय सर्दियों का मौसम था। पूरा दिन ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद मुझे रात को सफ़र करना पड़ा और अगले दिन सुबह मुझे कंपनी की ओर से क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी देना था। मनाली जाते वक्त रात के वक्त बीच रास्ते में ही मेरी कार बंद पड़ गई, पर किस्मत से एक गैरेज वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी को धक्का लगाते हुए गैरेज तक ले गया। मैकेनिक ने बताया गाड़ी सुबह तक ही ठीक हो सकती है। फिर दिमाग पर ज़्यादा जोर न देते हुए मैं नज़दीक के गांव में रहने की जगह या कोई होटल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते मुझे अचानक पीछे से एक मासूम और कोमल आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे ओ साहब जी, आप रेस्ट हाउस की तलाश कर रहे हो क्या? यह सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक 13 या 14 साल की मासूम बच्ची थी। जब रात को एक भटकती आत्मा ने विवेक पर किया हमला, मैंने कहा हाँ, क्या तुम जानती हो? उसने कहा हाँ, आइए आपको वहाँ ले चलती हूँ। मैं और मेरे पिताजी ही उस विश्राम गृह की देखरेख करते हैं। फिर वह बच्ची मैं बात करते हुए रेस्ट हाउस की ओर चलने लगे। बच्ची ने अपना नाम प्रीति बताया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात को तुम बाहर घूम रही हो? वह बोली, अब मुझे अजनबी इंसानों से डरने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 सालों से यही काम कर रही हूँ। मुझे उसकी बातें कुछ अजीब लग रही थी। फिर मैंने सोचा बच्ची है, कुछ ही बोल सकती है। आधा घंटा पैदल चलने के बाद हम रेस्ट हाउस पहुँचे। वह गांव से काफ़ी दूर था। वहां पहुंचने के बाद प्रीति ने मुझे बताया कि उसके पिताजी काम से बाहर गए हैं और शाम तक आने वाले थे, पर मौसम अचानक ख़राब होने से शहर में ही फंस गए हैं और अब सुबह तक लौट आएंगे। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी को डर नहीं लगता? एक छोटी बच्ची को अकेले छोड़कर जाते हैं। वह बोली, यही तो गलती थी पिताजी की। उसने फिर से अजीब और डरावनी आवाज़ें में बात करना शुरू किया, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए मैं कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद प्रीति खाना लेकर आई। मेरे खाना खाने के बाद वह रूम में मेरे पास आकर बैठी। उस वक्त मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तब प्रीति अचानक से मेरे पैर दबाने लगी। मैंने उसके हाथ पकड़े और पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? वह बोली, पैर दबा रही हूँ। आप थके हुए हैं ना? वह मासूम निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, देख छोटी, ना ही तो मैं थका हुआ हूँ और ना ही मैं तुमसे कभी अपने पैर दबा सकता हूँ। वह बोली, क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ? मैंने कहा, नहीं रे पगलू, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और हमारे यहाँ छोटी बहनों से पैर नहीं दबाते। मेरे ऐसे कहने के बाद वह थोड़ी देर मुझे देखती ही रह गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोली, क्या सच में आप मुझे अपनी बहन मानते हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, और अब से तुम मुझे यह साहब जी नहीं भैया बोला कर, ठीक है? फिर मैंने उससे कहा, मुझे खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत है, नहीं तो मेरा सिर दुखता है। मेरी कॉफ़ी वाली बात सुनकर उसके चेहरे पर हंसी गायब सी हो गई। वह बोली, उसको भी खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत थी। मैंने पूछा, किसको? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत कॉफ़ी लाने चली गई। थोड़ी ही देर में वह कॉफ़ी लेकर हाजिर हुई। मैंने कॉफ़ी पीते हुए प्रीति को फिर से पूछा, तुम कुछ बोल रही थी? उसको भी कॉफ़ी की आदत थी। ऐसा ही कुछ। प्रीति बोली, जाने दो भैया, आप दुखी हो जाओगे। मैंने कहा, अब बोल भी दे छोटी, अगर हम अपना दुख किसी के साथ बांटते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। प्रीति बोली, तो फिर सुनो, यह कहानी एक मासूम लड़की और एक भयानक दरिंदे की है। ऐसा ही एक रेस्ट हाउस था। उसकी देखभाल एक गरीब बाप बेटी करते थे।
एक उस दिन लड़की के पिताजी शाम के समय तूफान की वजह से शहर में फंस गए थे, इसलिए रात को वापस नहीं आ सके। पर उसी रात रेस्ट हाउस में एक बड़ा सरकारी अफसर मेहमान बनकर आया हुआ था। रात में खाने के बाद उस लड़की ने अफसर को कॉफ़ी पिलाई थी। वह मेहमान उसके पिताजी के उम्र का था। रात के समय उसने लड़की को कमरे में ही रुकने के लिए कहा। उस लड़की को भी अकेले डर लग रहा था, इसी कारण वह भी रुक गई। फिर उस अफसर ने लड़की को अपने पैर दबाने के लिए कहा। उसके बाद उस हैवान ने उस मासूम सी बच्ची के साथ वह किया जिससे उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उस हादसे के बाद उस मासूम ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह सब देखकर उसके बाद उसका बाप अधमरा हो गया, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने अपनी बीवी को खोया था और अब 13 साल की बेटी। यह हादसा सुनते वक्त प्रीति काफ़ी भावुक हो गई थी। वह बोली, भैया अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो तुम क्या करोगे? क्या मेरा बदला लोगे? ने कहा, तू यकीन नहीं करेगी प्रीति, मेरे मन में भी ऐसा ही बुरा ख्याल आ रहा है। मैं कल सुबह तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और तुम दोनों को मुंबई ले जाऊंगा। मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है, वहाँ पर तुम्हारे पिताजी मुंबई में नौकरी करेंगे और तुम स्कूल में जाना। प्रीति बोली, अब ऐसा नहीं हो सकता, आपको आने में देर हो गई है भैया। यह सब कहते वक्त उसकी आवाज़ गहरी हो गई थी। मैंने पूछा, क्यों नहीं हो सकता? वह बोली, बस है कोई कारण। मैंने कहा, भगवान न करे तेरे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे वादा कर तू कभी गलत कदम नहीं उठाएगी, तू मेरे आने का इंतज़ार करेगी। तेरा भाई अभी जिंदा है। यह कहते हुए मैं खुद भी भावुक हो गया था। प्रीति की आंखें भर आई। वह बोली, तुमने मुझे शांत कर दिया भैया, मुझे शांत कर दिया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो वह बच्ची मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैंने कहा, अरे पगली, तू रो मत, मैं सुबह तेरे पिताजी से बात करूँगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रीति बोली, सब ठीक हो गया है भैया, मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, सब ठीक हो गया तो रो क्यों रही है? वह बोली, ये खुशी के आंसू हैं। मैंने घड़ी भर नज़र डाली तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने उससे कहा, चल अब रात बहुत हो गई है, सो जा। वह रूम के बाहर जाने लगी तो मैंने उसे रोका और कहा, तू यहीं बेड पर ही सो जा, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, क्योंकि तू बाहर अकेली रात भर डरती रहेगी। मेरा ऐसा कहते ही प्रीति मुझे मना नहीं कर पाई। मैं उसे बेड पर सुलाकर खुद आराम से कुर्सी पर सो गया। कुछ देर तक मैं प्रीति के बताए हुए हादसे के बारे में सोचता रहा। फिर मुझे याद आया कि उस हादसे वाली लड़की का नाम उसने बताया ही नहीं। बाद में सोचा कि कल सुबह पूछ लूँगा। सुबह सुबह मेरी नींद पंछियों के चहकने की आवाज़ से खुली और मैंने जब बेड पर देखा तब तो प्रीति वहाँ नहीं थी। दरवाज़ा खुला था। मुझे लगा शायद वह बाहर अपने पिताजी के आने का इंतज़ार कर रही होगी। फिर मैं ताज़ी हवा खाने और प्रकृति को निहारने के लिए बालकनी में गया। वहाँ से नीचे देखा तो गांव के कुछ लोग इमारत के नीचे खड़े थे और सभी मेरी तरफ आश्चर्य तथा डर की भावना से देख रहे थे। मैंने उन सभी को हाथ जोड़कर राम राम किया। उनमें से सबसे बुजुर्ग आदमी ने मुझे इशारा करके नीचे बुलाया। जब मैं नीचे पहुंचा तब उस बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं संदीप हूँ। मेरी कार खराब होने की वजह से एक रात के लिए इस रेस्ट हाउस में ठहरा हूँ। बुजुर्ग ने कहा, क्या एक छोटी लड़की तुम्हें यहाँ पर लाई थी? उस समय जब मैंने हाँ में जवाब दिया था, वह सुनते ही सभी चेहरे के रंग उड़ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब डरे हुए क्यों लग रहे हैं? बुजुर्ग बोले, तुम्हारा सामान लेकर हमारे साथ चलो, बाकी बातें हम तुम्हें शिव मंदिर में समझा देंगे। उन सबके चेहरे देखकर कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आ रही थी और मैं जब सामान लेके रेस्ट हाउस से गया तब वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गया। रात को जिस साफ सुथरे रेस्ट हाउस में आया था वह अब पुराने खंडर जैसा दिख रहा था। मैंने बिना डरे मेरा बैग और कपड़े समेटे और उनके साथ शिव मंदिर गया। वहाँ पर गांव के और भी लोग आए थे। मैंने रेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ वह सब बताया और फिर उनमें से एक बुजुर्ग उठा और मेरे पैर पड़ने लगा। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो रोने लगे और बोले, तुमने मेरी बेटी की भटकती रूह को मुक्ति दे दी, जो 10 साल से बदले की आग में जल रही थी।
मंदिर के पुजारी ने बताया, जो लड़की तुम्हें रात के रेस्ट हाउस ले गई थी वह 10 साल पहले मर चुकी है और ये उसी के पिताजी हैं। उसी रेस्ट हाउस में प्रीति की रूह ने ना जाने कितनी की जान ली है, पर तुम अच्छे इंसान हो संदीप। तुमने उसे विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। आज इसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। यह सब सुनने के बाद मैंने सवाल किया, आपको कैसे पता चला कि मैं रेस्ट हाउस में ठहरा हूँ? रेस्ट हाउस तो गांव से काफ़ी दूर है। उन्होंने मंदिर के तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रीति ने उस तालाब में कूद के आत्महत्या की थी। 10 सालों से तालाब में कोई कमल का फूल नहीं खिला। हमें कलियां तो दिखती थीं पर कभी फूल नहीं खिलता था। और हर उस आदमी की लाश इसी तालाब से सुबह हम निकालते थे जिसकी नीयत उस 13 साल की लड़की पर खराब होती थी। और आज यह तालाब 10 सालों के बाद कमल के फूलों से भर गया है। इस तरह से सुबह की पहली आरती लेकर मैंने गांव वालों को राम राम कह दिया और अपनी गाड़ी लेकर मनाली चला गया। दोस्तों, मेरी ये सच्ची और दिल को छूने वाली कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।